हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। द इस्लामिक नाटो इज बॉर्न, पाकिस्तान बिकम्स द न्यू पावर हाउस ऑफ एशिया। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि यार टाइटल तो बहुत ही धमाकेदार है। इस्लामिक नाटो इज बॉर्न बन चुका है। देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक और ऐसा बड़ा खेल खेला है, एक बड़ा काम किया है जिससे उसकी रणनीतिक कूटनीतिक हैसियत बढ़ने वाली है, उसको आर्थिक फायदा भी हो सकता है और उसका जो राजनीतिक जलवा है वो इस पूरे क्षेत्र में, खासतौर से मध्य पूर्व में बढ़ने जा रहा है। उसने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट किया है जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। और इन तीन देशों के बीच ये जो समझौता हुआ है वो अपने आप में एक गेम चेंजर बन सकता है। गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए तो है ही, मास्टर स्ट्रोक उसका है, और भारत के लिए ये चिंता का सबब है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान की जो साख है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही है। हम देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार उसने अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने रिश्ते ज़बरदस्त तरीके से सुधारे हैं। इसके पहले 2025 में ही उसने सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट कर लिया था जिसमें यह था कि दोनों देशों में से किसी पर भी हमला होगा तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। और वहीं से भारत की चिंताएं भी शुरू हो गई थी कि अगर पाकिस्तान पर वो हमला करेगा तो ये सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा और सऊदी अरब को भी वहां कूदना पड़ेगा। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति भारत के लिए पहले ही बन चुकी थी। अब इसमें जब तुर्की शामिल होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका आयाम और इसका दायरा कितना बढ़ता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत का दायरा सिकुड़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो विश्व नीति रही है, विदेश नीति रही है, उसमें लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। और ये जो उन्होंने पूरे पश्चिम एशिया में, मध्य पूर्व में अपनी एक रणनीति में बदलाव किया था, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ खड़े होने का निश्चय किया था, वार क्राइम के दोषी या अपराधी या आरोपी नेतन्याहू के साथ खड़े होने का फैसला किया था। उसने पूरे मध्य पूर्व में भारत की साख को झटका लगाया है। ठीक है, इसकी संयुक्त अरब अमीरात और इक्का दुक्का देश जो इजराइल से करीबी रिश्ता रख रहे हैं उनसे भारत की बनने छनने लगी है, लेकिन पूरे मध्य पूर्व में उसकी स्थिति कमज़ोर हुई है, ईरान में कमज़ोर हुई है, और वो जो देश जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं उनमें भी कम हुई है। और उसके काफ़ी बहुत सारे असरात पड़ने वाले हैं जिनके बारे में अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि भारत के लिए ये जो आगे बढ़ रहा है, अभी 3 देश हैं, फिर हो सकता है 4, 5, 6 देश हो जाएं, और उससे पाकिस्तान की अहमियत किस तरह से बढ़ेगी, इसको ध्यान में रखते हुए भारत पर क्या असर पड़ेगा, हम उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर अभी कोई फाइनल स्टेटमेंट आई नहीं है कि टर्की के साथ उनका हो गया है। 2025 में हाँ, सऊदी इवन अरब किसी और भी, हाँ, किसी और भी कंट्री के साथ अभी ऐसा हुआ नहीं है। एग्रीमेंट हुआ था डिफेंस के मामले में, जिसमें किसी पर भी हमला होगा तो दोनों पर हमला माना जाएगा। अब जो नया एग्रीमेंट हुआ जिसे मक्का एग्रीमेंट कहा जा रहा है, उसमें तुर्की को भी जोड़ दिया गया है, यानी तुर्की पर भी कोई हमला होगा तो बाकी जो 2 देश हैं उन पर भी हमला माना जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से 3 हो गए हैं। इस पर दस्तखत अभी मक्का में ही हुए हैं, 7 तारीख को ही हुए हैं, मतलब कल ही हुए हैं। और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच ये समझौता हुआ है। और वहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी थे, और ये भारत के लिए खास मायने रखती है। समझौता लगभग 1 साल की बातचीत के बाद हुआ है, और ये ऐसे समय हुआ है जब ईरान
और अमेरिका में जंग चल रही है। अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर ईरान से जंग लड़ रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में आवाजाही में व्यवधान पैदा हुआ है। सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं और इन सब ने पूरे मध्य पूर्व में एक असुरक्षा का वातावरण बना दिया है। अमेरिका मध्य पूर्व के देशों को, अरब ममालिकों को ये रक्षा दे सकता है, नहीं दे सकता है, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यानी पूरा एक जो डिफेंस आर्किटेक्चर मिडिल ईस्ट का है वो हिल डुल गया है। और ये जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, ध्यान रखिए ये तीनों सुन्नी मुल्क हैं। तीनों सुन्नी मुस्लिम शक्तियों का ये एक कलेक्टिव डिफेंस का आर्किटेक्चर है। इसको आप अपने जहन में रखिए। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने इन दोनों के साथ मिलकर जो एग्रीमेंट किया है उससे उसे क्या क्या मिल रहा है, और इसी से आप समझ पाएंगे कि भारत क्या क्या खो रहा है। पहला तो सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को आर्थिक होने वाला है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। जो चीजें कोलैप्स कर रही है, ईरान से नहीं मिल पा रही वो अब सऊदी से भी आ सकती हैं। सऊदी अरब पहले से उसे वित्तीय मदद देता रहा है। अब रक्षा सहयोग के जरिए पाकिस्तान और इकोनॉमिक सपोर्ट है, इसीलिए उन्होंने ये फैसले किए हैं पाकिस्तान ने। वो उनको भेज सकता है, जैसे सैनिक भेजने का काम कर सकता है। अभी सऊदी अरब में 15-20 हजार सैनिक उसने भेजे हैं ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसके दौरान। अपने विमान भी भेजे हैं। फिर ट्रेनिंग वहाँ के सैनिकों को देना, उनको हथियार बेच कर भी इस तरह से विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है और सऊदी निवेश और ऊर्जा सहयोग भी मजबूत होगा। दूसरा फायदा होगा सैन्य आधुनिकीकरण का। तुर्की के पास बहुत ही मजबूत रक्षा उद्योग है, खासकर ड्रोन टेक्निक उसके पास बहुत ही आधुनिक मानी जाती है, बहुत कारगर मानी जाती है। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट प्रोडक्शन और प्रशिक्षण मिल सकता है तुर्की से। पहले से ही पाकिस्तान और तुर्की के बीच ड्रोन और नौसेना सहयोग चल रहा है और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी तुर्की ने पाकिस्तान की जमकर मदद की थी, ड्रोन वगैरह उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा नौसेना को भी वो मदद दे रहा था। ये खबरें आ गई थी। अब तीसरा है कि इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान का जो कूटनीतिक वजन है वो कितना बढ़ सकता है। पाकिस्तान खुद को सिर्फ दक्षिण एशिया का देश नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया का सुरक्षा प्रदाता बनने जा रहा है। इससे मतलब चूंकि उसके पास आधुनिक हथियार हैं, सेना इन दोनों मुल्कों के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग है और अब उसकी हथियारों की इंडस्ट्री भी फल फूल रही है। तो ये एक तरह से वो जो डिफेंस की छतरी प्रदान करने की स्थिति में आ रहा है। खाड़ी में सैनिक तैनाती बढ़ाने से उसकी क्षेत्रीय प्रासंगिकता बढ़ रही है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच में जो मध्यस्थता की उसने कोशिश की उससे भी उसको ये फ़ायदा हुआ है। और चौथा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, कि भारत के खिलाफ उसे एक और लीवरेज मिल रहा है। ये इसका सबसे संवेदनशील हिस्सा है। पाकिस्तान भविष्य में किसी संकट के समय इस समझौते का हवाला देकर सऊदी और तुर्की से राजनीतिक या कूटनीतिक और मैं तो कहता हूं कि रणनीतिक समर्थन भी मांग सकता है अगर वैसी स्थिति युद्ध की बनी तो। हालांकि सैनिक हस्तक्षेप की संभावना अब बहुत कम हो गई, लेकिन क्या पता कब किस तरह से हालात मोड़ ले लें। उस सूरत में पाकिस्तान का जो वजन है या लीवरेज है वो बढ़ जाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता को आर्थिक और कूटनीतिक पूंजी में बदलने की कोशिश कर रहा है और इसकी ये पुरानी रणनीति का विस्तार है। अब इसका मध्य पूर्व की राजनीति पर किस तरह से असर पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। ये समझौता क्षेत्र के जो पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर है उसको बदल रहा है। खाड़ी के देश अब सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो अपना जो रीजनल सुरक्षा ढांचा है वो बना रहे हैं। तीनों देशों की ताकतें एक दूसरे की पूरक है। सऊदी अरब के पास पैसा है और तेल की ताकत है, तुर्की के पास नेटो का अनुभव है और आधुनिक रक्षा उद्योग है, पाकिस्तान के पास बड़ी सेना है और न्यूक्लियर पावर भी है।
यानी न्यूक्लियर बम भी उसके पास है। इससे इनका जो पूरा गठबंधन है बहुत मजबूत हो जाता है। हालांकि ये नाटो जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई यूनिफाइड कमांड नहीं है, कोई तीनों ने मिलकर कोई स्थायी सैन्य बल नहीं बना रहे हैं, और हर देश अपनी संप्रभुता बनाए रखेगा। तो ये एक इस तरह का गठबंधन बन रहा है, और पूरे मध्य पूर्व में जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहा है। आज की वीडियो के अंदर जो उन्होंने बात करी है, मतलब पाकिस्तान, टर्की और जो सऊदी अरेबिया, सऊदी और पाकिस्तान तो ऑलरेडी पहले डील कर चुके हैं, बट अगर टर्की भी ऐड हो जाता है और जो ये तीनों मतलब सुन्नी देश हैं, ऐसा इन्होंने भी बताया, और वो इस्लामिक नाटो बना लेते हैं, तो तीनों एक दूसरे को किस हिसाब से फायदा कर सकते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर चल रही थी, और वीडियो बहुत नॉलेजेबल। नो डाउट, ये बात तो आई थिंक हमने बहुत सारी वीडियो में भी बोली कि अगर टर्की इंक्लूड होता है इस पैक्ट के अंदर, सो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो बहुत फायदे में रहने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ईरान से आती थी, पाकिस्तान को हेल्प होती थी, लेकिन जब से ये वॉर छिड़ी है तब से आई थिंक ईरान से भी कुछ चीजों पर बैन लगा है। बैन आई थिंक वो हर कंट्री के लिए लगा है, तो उसमें वो उन्होंने स्पेशली कोई रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के लिए नहीं लगाया। पर अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को परेशान कर रही थी, या कुछ अदर जो चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही थी उनके ऊपर, वो डेफिनेटली टर्की उन्हें सप्लाई करेगा। और जिस तरीके से हम जानते हैं, हमने एक लास्ट वीडियो में भी देखा था कि टर्की से उनके साथ बहुत सारे ड्रोन के भी पैक्ट साइन हो चुके हैं। सो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो हर तरीके से फायदे में रहने वाला है। तो आज की वीडियो हमें तो काफी इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।